मार्शल लर्नर कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। मार्शल लर्नर कंडीशन क्या होती है? ये बेसिकली ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। द कंडीशन, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, द कंडीशन दैट टेल्स अस वेदर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी वो स्टेबल है कि नहीं है, वो आपको एक मार्शल लर्नर कंडीशन बताएगी। द जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ मार्शल लर्नर कंडीशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उसे सेक्शन 16(2) में बताया हुआ है, लेकिन वो हमने नहीं देखनी, इसे काट दें। हेयर वी प्रेजेंट सिंप्लीफाइड वर्जन, और वो क्या है? वो ये है कि मार्शल लर्नर कंडीशन इंडिकेट अ स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ से Marshall Lerner condition indicate a stable foreign exchange market if the sum of price elasticities of demand for import and demand for export in absolute term is greater than one। ग्रेटर देन वन का मतलब है कि इसकी जो इलास्टिसिटी है वो फ्लैटर है। अगर तो कर्व फ्लैटर होगी तो ये निशानी होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टेबल है। अगर तो ये कर्व स्टीपर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी अनस्टेबल है। याद रहेगी बात? जी सर। ये आपने मार्शल लर्नर कंडीशन देख लेनी है। आगे ये वाला इलास्टिसिटीज इन रियल वर्ल्ड ये काट दें। जे कर्व, ये देखना है आपने, लास्ट टॉपिक हमारा इस बुक का, इंपॉर्टेंट है। इस पे भी 10 नंबर का नोट वो पूछ लेता होता है। जे कर्व क्या बताता है हमें? जे कर्व ये बताता है कि हमने तो ये सीख लिया कि एक्सचेंज रेट आपका, ध्यान से सुन लेना बात, एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होता रहता है। और एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होने से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पर भी फर्क पड़ता रहता है, अप एंड डाउन होती है। इस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट वो भी अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ तक तो बात समझ लगी। जी सर। लेकिन जिस तेजी से एक्सचेंज रेट आपका अप एंड डाउन होता है उतनी तेजी से बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अप एंड डाउन नहीं होता। फर्ज करें कि आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई, और जिसकी वजह से आपकी करेंसी सस्ती होने की वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इम्प्रूव होना शुरू होगा। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट का प्रोसीजर एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आएगा। वक्ती तौर पे जो आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई, इससे आपकी इकोनॉमी जरा नीचे जाएगी फौरी तौर पे, पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर स्टेबल होना शुरू होगी। तो इसका इफेक्ट नीचे कर्व में उन्होंने दिखाया हुआ है। ये कर्व एक बनी हुई है, ये देखें जी, ट्रेड बैलेंस, और यहाँ पे टाइम पीरियड। आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस आपका वो नीचे को आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता, ये तो हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ने इम्प्रूव होना है, लेकिन वो वक्ती तौर पे ये नीचे आ गया, और आहिस्ता 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 इम्प्रूव होना शुरू हुआ। इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते आप 0 0 पे खड़े हैं। अब इस स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होना शुरू हुआ। फौरी तौर पे इंप्रूव नहीं हो जाता कि इधर से आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई, उधर से बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर हो गया। इट टेक्स सम टाइम, लॉजिकली टाइम लगता है यार, चीज को इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं देता। तो ये शेप इसकी ये जे टाइप की बनती है, इसी वजह से इसे जे कर्व कहते हैं। समझे बात? जी सर। इतनी सी बात है इसमें, और ये जे कर्व वाला टॉपिक भी आपका खत्म है। आगे मैं फिर भी 73 को नजर मार लूं, काम है करने वाला कि नहीं करने वाला। नहीं करना, ये चैप्टर खत्म। आगे हमारे पास चैप्टर 17 और 18, ये वो मंडल फ्लेमिंग के ओपन इकोनॉमी के काम है, ये भी सारे काट दें, इसमें से भी कुछ नहीं करना। बस ये चैप्टर 16 के टॉपिक जे कर्व पे हमने एंड कर दिया।